मेरा नाम रोशनी है और मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ। जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, वह हमेशा अपने कमरे में बंद रहकर पढ़ाई करती थी। मैं अपनी बेटी की इस आदत से बहुत खुश थी कि वह पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। वह हमेशा अच्छे अंक लाती थी। मेरे पति इस दुनिया से जा चुके थे। एक रात मैंने सपने में अपने पति को देखा। वह मुझसे कहने लगे, 2-3 दिन तक तुम अपनी बेटी के कमरे में छुप जाना और रात भर देखना कि वह अपने कमरे में क्या करती हैं। मैंने वैसा ही किया, लेकिन जो मेरी आंखों के सामने आया उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं अपने मृत पति की बात को टाल नहीं सकती थी, लेकिन जो सच सामने आया उसने मुझे हैरान कर दिया। मेरी शादी 21 साल की उम्र में हो गई थी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की और पूरी जिंदगी अपने पति के नाम पर ही गुजारने का फैसला किया। मेरी एक 7 साल की बेटी थी, जिसकी परवरिश मैंने बहुत दिल लगाकर और प्यार से की थी, ताकि जब मैं मरूं और अपने पति को मिलूं तो गर्व से कह सकूं कि मैंने उनकी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की है। भगवान की कृपा से अब मेरी बेटी 20 साल की हो चुकी हैं। आसपास के लोग अक्सर मुझसे कहते हैं, संतान एक ही हो पर अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारी बेटी है। लोग मेरी बेटी की बहुत तारीफ करते थे और साथ ही मेरी परवरिश की भी। यह सब सुनकर मेरा दिल गर्व से ऊंचा हो जाता था। मेरी डिम्पी सच में बहुत ही अच्छी और इंटेलिजेंट लड़की थी। वह दिन भर पढ़ाई में व्यस्त रहती हैं और रात भर भी पढ़ाई करती रहती हैं। उसकी इस मेहनत को देखकर मेरे दिल में उसके लिए और भी प्यार उमड़ आता है। लेकिन फिर मुझे उस राज की याद आती है जिसे मैंने उससे छुपा रखा है। मुझे डर है कि अगर वह इस सच तक पहुंच गई तो कहीं हमारे रिश्ते में कोई दरार न आ जाए। मैं चाहकर भी अभी उसे ये राज नहीं बता सकती थी, इसलिए इसे अपने दिल में ही दबाए बैठी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं उसकी शादी उसकी इंटर की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही कर देना चाहती हूँ, ताकि वह उस राज तक ना पहुँच सके जिसे मैंने उससे छुपाया हुआ है। लेकिन मेरी बेटी अभी और आगे पढ़ना चाहती थी। जब भी मैं डिम्पी से शादी की बात करती हूँ तो वह फौरन मना कर देती हैं और कहती हैं, मुझे अभी और पढ़ाई करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। एक दिन मैं शाम का खाना बना रही, तभी मेरे पति के एक पुराने दोस्त का फोन आया। वह हमें अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण दे रहे थे और कह रहे थे, आप जल्दी से जल्द अपनी बेटी के साथ हमारे घर आ जाना। हमारा उनसे बहुत अच्छा मेल जोल था, क्योंकि मेरे पति के दोस्त की पत्नी मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। उन्होंने कहा, मेरी इकलौती बेटी संजना की शादी है, इसलिए हम आपको 1 महीना पहले ही बुला रहे हैं। मैं इस खबर से बहुत खुश हो गई और कहने लगी, संजय भैया आप चिंता मत करें, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। दरअसल मैं शुरू से ही चाहती थी कि संजय भैया के छोटे बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि वह मेरी बेटी की उम्र का ही था और उसकी अच्छी नौकरी भी लगी हुई थी। मुझे वह लड़का पहले ही पसंद था। वह देखने में भी अच्छा था और मुझे लगता था कि डिम्पी और उसकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। संजय भैया के सिर्फ 2 ही बच्चे थे। बेटी की शादी अब हो रही थी और उनके बाद उनका बेटा था। मुझे यकीन था कि मेरी बेटी उस घर में बहुत ही खुश रहेगी। मैंने जल्दी से खाना बनाया और उठकर डिम्पी के कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो ये देखकर हैरान रह गई कि डिम्पी ने अपना कमरा अंदर से लॉक कर रखा था। मैंने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि मेरी बेटी को पसीना आ रहा था और वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैंने कहा, क्या बात है डिम्पी, तुमने दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद किया था और इतनी देर क्यों लगा दी दरवाज़ा खोलने में? वह बोली, माँ मैं बाथरूम में नहा रही थी। मैंने कहा, अच्छा छोड़ो ये सब, इधर आओ और मेरे पास बैठो। मैंने उसकी हाथ अपने हाथ में लिया और उसे सोफे पर बिठाया। फिर मैं कहने लगी, तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारे फेवरेट संजय अंकल का फ़ोन आया था। वह हमें संजना की शादी में बुला रहे हैं। तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो, 2 दिन बाद हम वहां पहुंच जाएंगे। यह सुनकर डिम्पी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कहने लगी, माँ मैं नहीं जा सकती। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगी?
वह बोली, माँ मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, मुझे उनकी तैयारियां करनी हैं और मैं किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने कहा, बेटा बात को समझो, तुम अपनी सारी किताबें वहाँ ले जाना और आराम से पढ़ाई करना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन शादी में जाना जरूरी है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए संजना के भाई पराग को पसंद कर लिया है। तुम दोनों मिलोगे तभी आगे बात बढ़ेगी। डिम्पी मेरी ओर खाली आंखों से देखने लगी और कहने लगी, माँ मैं शादी के काबिल नहीं रही। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। गुस्से में मैंने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह घबरा गई और बोली, माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। मैं उसकी ये बात सुनकर बस उसे घूरती रह गई। अगले दिन भी मैंने बहुत कोशिश की कि वह शादी में जाने के लिए राजी हो जाए क्योंकि मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम शादी में नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं पहले से ही अपनी सहेली कल्पना के घर जाना चाहती थी, लेकिन डिम्पी को मनाने के कारण नहीं जा पाई थी। अब शादी में सिर्फ 5 दिन रह गए थे तो मजबूरन मुझे अपनी सारी तैयारियां खुद करनी पड़ी। मैं अपने पति के पुराने दोस्त और अपनी पुरानी सहेली के साथ इस दोस्ती को खराब करना नहीं चाहती थी। मैंने डिम्पी से कह दिया था कि मैं पड़ोस में जाकर कह दूंगी कि कोई पड़ोसन 1 हफ्ते के लिए उसके साथ रह ले। डिम्पी चिढ़ते हुए कहने लगी, माँ मुझे किसी पड़ोसन की जरूरत नहीं है, मैं अकेले भी रह सकती हूँ। अगर उन्होंने मेरे कमरे में सोने की जिद की तो मैं क्या करूँगी? मुझे पढ़ाई में परेशानी होगी। मैं गुस्से से कहने लगी, डिम्पी तुम जानती हो कि पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता की इज्जत करना और उनकी बात मानना भी बहुत जरूरी होता है। फिर तुम मुझे बताओ, तुम्हारे कमरे में ऐसी कौन सी चीज लगी हुई है कि और वहाँ नहीं सो सकता? अगर तुम्हें पढ़ाई करने में कोई परेशानी हो तो तुम बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ सकती हो। डिम्पी कहने लगी, माँ आप तो जानती हैं कि मैं अपने कमरे में अकेले रहकर ही पढ़ाई करती हूँ, तभी मेरा ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पर रहता है। मुझे किसी की मौजूदगी में डिस्टरबेंस महसूस होती है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, पड़ोसन मेरे कमरे में सो जाएगी और तुम आराम से अपनी पढ़ाई कर लेना। बड़ी मुश्किल से शादी पर जाने की तैयारियां पूरी हुई थी। मुझे पता था कि संजय भैया और कल्पना डिम्पी के बारे में मुझसे जरूर पूछेंगे कि वह शादी में क्यों नहीं आई। जैसे ही मैं शादी वाले घर पहुंची, संजय भाई साहब कहने लगे, अरे भाभी आप मेरी डिम्पी बेटी को क्यों नहीं लेकर आई? उसकी इस बात में कल्पना भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। मैं डरते डरते कहने लगी, मेरी बेटी अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर है, उसके एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए वह नहीं आ सकी। उसने कहा था कि जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब वह संजय अंकल और कल्पना आंटी के घर जरूर जाएगी। संजय भाई साहब कहने लगे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। कल्पना भी खुश होकर कहने लगी, रोशनी तुमने अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही अच्छी की है। फिर संजय भाई साहब मेरी तरफ देखते हुए, भाभी शादी वाला घर है और खुशी का मौका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भी आपको एक खुशखबरी सुना दूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने दोस्त की बेटी को अपने घर की बहू बना लूं। मैं चाहता हूं कि डिम्पी मेरे बेटे पराग की पत्नी बने। यह सुनकर कल्पना भी बहुत खुश हो गई। उसने कहा, जैसे ही संजना की शादी की रस्में खत्म हो जाएगी मैं तुम्हारे घर डिम्पी का रिश्ता लेकर आऊंगी। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने संजय भाई साहब और कल्पना से कहा, आप दोनों ने तो मेरे दिल की बात कह दी। ये खबर सुनकर मैं बहुत ही खुश हूँ। संजय भाई साहब तो खुशी खुशी आगे बढ़ गए, लेकिन कल्पना ने मुझे गले लगा लिया और कहने लगी, हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी, जिससे ये हमेशा कायम रहेगी। संजना की शादी में खूब मजा आया। शादी अच्छे से हो गई और उसके बाद मैं अपने घर लौट आई। पड़ोसन मेरी बेटी से बहुत खुश थी। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बेटी जैसी अच्छी और समझदार लड़की कहीं नहीं देखी। यह सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गई। मैंने अपनी पड़ोसन अंजलि का शुक्रिया अदा किया और उसे कुछ गिफ्ट भी दिए। फिर वह अपने घर चली गई। मैंने डिम्पी से कहा, संजय अंकल और कल्पना आंटी ने पराग के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। वे चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उनके बेटे पराग से हो जाए। लेकिन डिम्पी ये सुनकर खुश नहीं हुई। वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखकर कहने लगी, माँ आपने हमेशा सिर्फ पापा के ही दोस्त के बारे में बताया है,
लेकिन पापा के बहुत सारे दोस्त थे। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो संजय अंकल के साथ साथ अनुराग अंकल भी हमारे घर आया करते थे। लेकिन जिस दिन पापा की मौत हुई उस दिन के बाद से अनुराग अंकल ने हमारे घर आना बंद कर दिया। क्या पापा के मरने के बाद ही अनुराग अंकल भी मर गए तो आपने कभी उनके बारे में कोई बात नहीं की? डिम्पी ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। मैं गुस्से से कहने लगी, हाँ नहीं बताया मैंने तुम्हें अनुराग के बारे में। तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा ने मुझसे लव मैरिज की थी। तुम्हारे पापा के परिवार वाले हमारी शादी नहीं कराना चाहते थे, जबकि तुम्हारे अनुराग अंकल का हमारे घर पर बचपन से आना जाना था। हमारी शादी के कुछ महीने पहले ही अनुराग की भी शादी हो गई थी। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद अनुराग की पत्नी ने मेरे खिलाफ इतने ज़्यादा फसाद फैलाए कि मेरे ससुराल वाले मुझसे नफरत करने लगे और मुझे घर से निकालना चाहते थे। मैं बेसहारा थी क्योंकि मेरे माता पिता नहीं थे। मैं जाती भी तो कहाँ, किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अनुराग की पत्नी ने मेरे ससुराल वालों को मेरे खिलाफ कर दिया। वह मेरी खूबसूरती से जलती थी, इसलिए उसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। तुम्हारे चाचा ने मेरा और तुम्हारा ख्याल रखा और हमें उस घर से हमारा हिस्सा दिलवा दिया जिससे हमने ये घर खरीदा। तुम्हारे दादा दादी सिर्फ पैसों के लिए हमारे साथ थे। जब तक तुम्हारे पापा कमाते थे तब तक वे हमें पसंद करते थे, लेकिन उनके गुजरते ही हमें बेगाना कर दिया गया। तुम्हारे दादा दादी ने कई बार कोशिश की कि वे तुम्हें मुझसे छीन ले, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। जब वे मुझे धमकाने लगे तो मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। तुम्हारे चाचा ने स्थिति संभाल ली और पुलिस को वापस भेज दिया ताकि गांव में उनकी बेइज्जती न हो। उसके बाद उन्होंने हमारा पीछा छोड़ दिया और हम सुकून भरी जिंदगी जीने लगे। मैं इस घर में पूरी तरह से शिफ्ट हो गई और अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने लगी। उस दिन के बाद भी वे लोग कभी कभी तंग करने के लिए आ जाया करते थे, लेकिन तुम्हारे चाचा बात को संभाल लेते थे। उन्होंने मुझे तंग करने की बहुत ही कोशिश की। वे मुझे डराते धमकाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अदालत से तुम्हारी कस्टडी लेने के लिए भी ब्लैकमेल कर दिया था। मगर बड़ी मुश्किल से उस समय तुम्हारे चाचा ने सारी बात को संभाल लिया था। अगर वे मेरा सहारा ना बनते तो आज तुम और मैं किसी के घर में झाड़ू बर्तन कर रहे होते। मैंने आज तक तुम्हें अपने दादा दादी अनुराग और उसकी पत्नी के बारे में इसलिए नहीं बताया था ताकि तुम्हारा दिल उसकी तरफ से मेला ना हो जाए। ये बात सुनकर डिम्पी का चेहरा उतर गया था। वह बहुत परेशान हो गई थी और मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे पिछले दिनों की परेशानियां आज भी याद आती थी और अपने पति भी बहुत याद आती थी। मेरी अलमारी में मेरे पति के लव लेटर, उनके साथ मेरी फोटो और उनकी कुछ निशानियां आज भी रखी हुई थी। मैं एक एक चीज़ें देखकर रोती जा रही थी। मैं अपने मृत पति के लव लेटर पढ़कर रोती तो कभी उन्हें चूमने लगती। मैं हर चीज़ बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र उनकी डायरी पर पड़ी। उनमें से एक डायरी गायब थी जो मेरे पति की थी। मेरे पति को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। वह रेड कवर वाली डायरी न जाने कहाँ चली गई थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत ही डर रही थी। मैंने पूरी अलमारी में उस डायरी को खोज लिया था, यहाँ तक कि अपने कमरे की पूरी तलाशी ले ली थी, लेकिन वह डायरी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं वह डायरी डिम्पी के हाथ तो नहीं लग गई, क्योंकि उस डायरी में डिम्पी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज लिखा हुआ था। मेरी बेटी कॉलेज भी जाती थी और वहाँ से आकर भी वह सारा दिन पढ़ाई किया करती थी। मेरी हर बात मानती थी, मगर पिछले 1 महीने से मेरी बेटी बहुत परेशान लग रही थी और बहुत ही अजीब व गरीब हरकतें करने लगी थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, बस हमेशा चिड़चिड़ा रहने लगी। वह मेरी बात भी नहीं मानती थी। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। इसलिए मैंने सोचा कि किसी समय उसके कमरे की तलाशी लूँगी। मैं ये सारी बातें रात भर सोचती रही और इसी तरह सोचते सोचते सो भी गई थी। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी जब मुझे सपने में मेरे पति मिलने आए थे। वे कहने लगे, रोशनी, तुम 2-3 दिन बेटी के कमरे में छुपकर उसे देखना कि वह क्या करती हैं। जब मेरी आंख खुली तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये कैसा सपना था। इस सपने तो मुझे चौंका कर रख दिया था।
मेरे पति बहुत सालों बाद मेरे सपने में आए थे और सपना भी कितना अजीब सा था। मुझे एकदम सही फिक्र होने लगी थी कि कहीं मेरी बेटी किसी मुसीबत में तो नहीं। इसलिए मैं जल्दी से उठकर अपनी बेटी के कमरे की तरफ जाने लगी। दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि रात के इस समय मेरी बेटी का कमरा अंदर से लॉक था। न जाने वह इस तरह की अजीब हरकतें क्यों करने लगी हैं। इससे पहले तो उसने कभी अपने कमरे को लॉक नहीं किया था। सुबह हुई तो मैं डिम्पी से कहने लगी, तुमने रात में अपने कमरे के दरवाजों को लॉक क्यों किया था? मेरी बात सुनकर वह मुझसे घबराते हुए कहने लगी, माँ, आप क्या रात भर मेरी जासूसी करती हो? मैंने बात को मजाक में टालने की कोशिश की, इसलिए मैं हंसकर कहने लगी, नहीं बेटी, वो तो बस रात को मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई थी। वह कहने लगी, मुझे पता नहीं कि आपको रात में डर लग रहा था या नहीं, मगर अब मुझे आपसे बहुत डर लगने लगा है। मैं हंस दी थी, लेकिन मेरी बेटी का व्यवहार और मेरे पति का सपना, यह सब कुछ मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने मरे हुए पति की बात को नहीं टाल सकती। उसी रात मैं अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसकी अलमारी के पीछे छुप गई थी। मेरी बेटी जैसे ही कमरे में आई तो वह अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। वह तो अपनी स्टडी करने में बिजी थी, जबकि मैं अलमारी के पीछे खड़ी होकर छुपकर देख रही थी। सारी रात मेरी बेटी पढ़ाई करने में बिजी रही थी। सुबह के लगभग 6 बजे उसने अपनी किताबों को बंद किया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई थी और सो गई थी। जबकि मेरी बेटी सुबह 8 बजे कॉलेज जाती थी, इसलिए सिर्फ 1 ही घंटा सोती थी। लेकिन सारी रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो मुझे चौंका देता। सुबह जब मेरी बेटी 8 बजे अपने कॉलेज जाने के लिए उठी और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई, तब मैं जल्दी से भागी और अपने कमरे में आ गई थी। सारी रात खड़े रहने की वजह से मेरे पैरों में बुरी तरह से दर्द हो रहा था और मेरा शरीर भी टूट रहा था। मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं एक छोटे से बच्चे की तरह एक सपने के पीछे क्यों पड़ गई हूँ। मैंने सोचा कि कल रात में अपने सपने की वजह से ज़्यादा ही घबरा गई थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब मैं रात के समय डिम्पी के कमरे में नहीं जाऊंगी। लेकिन जैसे ही रात हुई और मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, तभी मेरे कानों में बार बार अपने पति की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वह मुझसे कह रहे हो, जाओ रोशनी, डिम्पी के कमरे में चली जाओ। मैं अपने फैसले पर ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकी, इसलिए मैं रात होते ही एक बार फिर से अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसकी अलमारी के पीछे छुप गई। आज तो मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था, मगर मैं बर्दाश्त करती रही और खड़ी रही। मैंने तो कभी अपने पति की बात को नहीं टाला था। जब वे जिंदा थे तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। आज मैं कैसे उसकी बात को टाल सकती थी। सारी रात मैं इसी तरह से अलमारी के पीछे खड़ी रही थी और मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी। एक के बाद एक किताबों को पढ़ रही थी। इसी तरह से दूसरी रात भी गुजर चुकी थी। मैं सुबह फिर अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि शायद यह सपना मुझे इसलिए आया हो कि मैं रोज़ अपने पति की यादों में खोई रहती हूँ और उसकी फ़ोटो को बार बार देखती हूँ। शायद मेरे पति की यादें मेरे दिमाग पर सवार हो गई थी। शायद इस सपने की कोई हकीकत ही ना हो। मैंने सोच लिया था कि अब मैं सपने की वजह से अपनी बेटी पर शक नहीं करूँगी। मैंने थोड़ा सा आराम किया और उठकर नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। नाश्ता बनाकर मैंने सोचा, चलो डिम्पी के लिए भी नाश्ता बना देती हूँ। मैं जैसे ही उसके कमरे में उसे नाश्ता देने के लिए गई, मैं अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि तभी उसके कमरे से आती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वह रो रही थी और मैं घबरा गई कि न जाने मेरी बेटी को क्या हो गया और वह इस तरह क्यों रो रही है। वह रोते हुए कह रही थी, मुझे आज तुम्हारी बहुत याद आई, जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये बात सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर फिर से हैरान रह गई कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैंने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद डिम्पी ने दरवाज़ा खोल दिया। वह कहने लगी, माँ, आपको क्या हो गया है? आप इस तरह मेरे कमरे का दरवाज़ा क्यों पीट रही हो?
मैं दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, लेकिन आप तो ऐसे पीट रही थी जैसे कोई भूकंप आ गया हो। पहले तो मैंने सोचा कि उससे पूछूं कि वह किससे बातें कर रही थी, मगर जब उसके हाथ में मैंने उसके पिता की फ़ोटो देखी तो मैं सब कुछ समझ गई। वह शायद अपने पिता की याद में खोई हुई थी और उन्हें मिस कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने डिम्पी से कहा, ये रहा तुम्हारा नाश्ता, तुम अपने कमरे में ही कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई थी। मैंने नाश्ते की ट्रे डिम्पी के हाथ में दे दी। उसने बिना कुछ कहे ही फोटो को साइड पर रख दिया और नाश्ता करने के लिए बैठ गई। मैं बहुत परेशान थी और बुरी तरह से उलझ गई थी। मैंने सोचा कि चलो आज आखिरी रात है, आज मैं फिर से जाकर डिम्पी के कमरे में अलमारी के पीछे छुप जाती और देखूंगी कि आखिर वह क्या कर रही हैं। रात होते ही मैं अपनी बेटी के कमरे में जाकर अलमारी के पीछे छुप गई। डिम्पी रोज की तरह अपनी कुर्सी पर बैठकर टेबल पर रखी किताबों को खोलकर पढ़ने लगी और पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त हो गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक डिम्पी के कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। मैं हैरान रह गई कि इतनी रात को और इस वक्त खिड़की पर कौन आ सकता है। डिम्पी ने जल्दी से अपनी किताबें बंद की, खड़ी हुई और खिड़की की तरफ जाने लगी। उसने खिड़की खोली और तभी मुझे किसी और के अंदर कूदने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। डिम्पी रोने लगी और कहने लगी, आप इतने दिनों से क्यों नहीं आए? जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर मैं आज आपको फ़ोन नहीं करती तो शायद आप आज भी यहाँ नहीं आते। मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गई। सुबह जब आपसे मेरी फ़ोन पर बात हुई थी तो अचानक माँ आ गई थी। मुझे 100% यकीन है कि माँ ने हमारी बातें सुन ली होगी, इसलिए मैंने जल्दी से पापा की फ़ोटो हाथ में पकड़ ली थी ताकि माँ ये समझे कि मैं अपने पापा की फ़ोटो से बातें कर रही थी। यह सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी। मुझे अपनी बेटी की बातों पर हैरानी हो रही थी। तभी मुझे एक लड़के के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वह हंसते हुए कहने लगा, तुम आज बाल बाल बच गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ भी नहीं जाती और हमेशा मुझे याद करके रोती भी रहती हो। इससे ज़्यादा और सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं काफ़ी देर से इन दोनों की बेतुकी बातें सुन रही थी, इसलिए मैं झट से अलमारी के पीछे से निकल गई और उन दोनों के सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वे मुझे अविश्वास से देख रहे थे। डिम्पी आगे बढ़कर गुस्से से कहने लगी, माँ आपने कैसी हरकत की है? आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको शर्म नहीं आती? अपनी ही बेटी के कमरे में छुपकर झांकते हुए आप इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती हो? मुझे अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। डिम्पी शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा मुझ पर ही चिढ़ रही थी। तभी मैं चिल्लाकर कहने लगी, बंद करो अपनी बकवास। अगर मेरे सामने ज़्यादा बोले तो तुम्हारी जुबान खींच लूँगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस लड़के को घर में बुला रही हो। कौन है ये लड़का? तुम्हें अपनी माँ से झूठ बोलते हुए और अपने पिता की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए शर्म नहीं आई? मैं तो कभी मरकर भी ये नहीं सोच सकती थी कि तुम इतनी गलत निकलोगी। फ़ोन पर रो रो कर अपने आशिक को घर बुलाओगी और इस लड़के को देखो, बगैर किसी डर के यहाँ खड़ा है। इसे तो जरा भी शर्म नहीं आ रही। आंख से आंख मिलाकर खड़ा है, जैसे सोच रहा हो कि एक बेसहारा और बूढ़ी औरत हमारा क्या बिगाड़ लेगी। डिम्पी कहने लगी, माँ ये मेरा आशिक नहीं बल्कि मेरा पति है। हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि आखिर मेरी बेटी ये सब कुछ क्या कह रही थी। मैंने कहा, बेगैरत लड़की, तुम्हें यह सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आई? कौन है ये लड़का? कैसे जानती हो तुम इसे? यह सुनकर डिम्पी रोने लगी और बताने लगी, हाँ माँ मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा पति है। इसके बाद मुझे अपने पापा की डायरी से पता चला और उसी डायरी में इनके घर का पता भी लिखा हुआ था। इसका नाम राज है। पापा की डायरी में राज के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी और अब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। हम दोनों बहुत छोटे थे और बचपन से ही पक्के दोस्त थे। हम दोनों साथ खेलते थे। पापा ने मेरा और राज का रिश्ता पहले ही तय कर दिया था। ये अनुराग अंकल का बेटा है। डायरी में लिखा था कि
मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की शादी मेरे दोस्त के बेटे राज के साथ हो जाए। मेरी बेटी के पैदा होने के बाद मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि जब मेरी बेटी जवान होगी तो वह तुम्हारे बेटे राज की पत्नी बनेगी और तुम्हारे घर की बहू बनकर जाएगी। डायरी में मेरे लिए भी कुछ लिखा हुआ था। पापा ने लिखा था, डिम्पी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जवान होने के बाद तुम किसी और को पसंद मत करना। जिस लड़के को मैंने तुम्हारे लिए चुना है तुम मुझसे ही शादी करना। अब आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि आपने मुझसे मेरे पिता के वादे के बारे में छुपा कर रखा। आपने मेरे दादा दादी को भी मुझसे छुपा कर रखा था। मैं तो सिर्फ अपने चाचा चाची को ही जानती थी और ये सोचती थी कि मेरे दादा दादी दुनिया में ही नहीं हैं। लेकिन जिस दिन आपने मुझे दादा दादी के बारे में सारी सच्चाई बताई तो मैं समझ गई थी कि आपने मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया था। आपने अनुराग अंकल की पत्नी के बारे में भी बताया था कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन आपने एक बार भी अनुराग अंकल के बेटे राज का जिक्र तक मुझसे नहीं किया, जबकि आप मेरी शादी संजय अंकल के बेटे पराग से करवाना चाहती थी। आपने ऐसा इसलिए किया ताकि मुझे कुछ याद न आए कि राज मेरे बचपन का दोस्त है। राज की मां ने आपके साथ जैसा भी किया हो वो पुरानी बात थी। मेरे पापा तो मेरा रिश्ता राज के साथ तय करके गए थे और उन्होंने उसके पिता से वादा किया था। इसी वजह से मैं अपने पिता के किए हुए वादे को नहीं तोड़ सकती थी। आपकी अलमारी से मुझे पापा के कुछ पत्र मिले थे और उन्हीं के साथ उनकी डायरी भी रखी हुई थी। मैंने उसमें से एक डायरी अपने पास रख ली और जब उसे पढ़ा तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी। उसमें राज का पता भी लिखा था। इसलिए मैं कॉलेज के बहाने एक दिन राज से मिलने गई और उसे सारी बातें बता दी। खुशकिस्मती से मुझे वह लड़का मिल गया जिसे मेरे पापा ने मेरे लिए चुना था। और माँ देखिए, अब हम दोनों एक हैं। मैं डिम्पी की बातें सुनकर रोने लगी और कहने लगी, बेटी, तुम्हारे पापा के दोस्त की पत्नी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी उस घर में हो और वह औरत तुम्हारा जीना दुश्वार कर दे। जिसने मुझे नहीं बख्शा वह तुम्हारे साथ क्या करेगी। इसी औरत की वजह से मेरे सास ससुर ने भी मुझे घर से निकाल दिया था। मुझे डर था कि अगर तुम्हारी शादी राज से करवा दी तो उसकी माँ सारी जिंदगी तुम्हें ताना देगी, परेशान करेगी और तुम्हें कभी खुशी नहीं जीने देगी। अगर मेरी बेटी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहेगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। जिस औरत ने मुझे ससुराल में टिकने नहीं दिया वह अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करेगी यह मैं अच्छी तरह से जानती थी। मेरी बातें सुनकर डिम्पी रोने लगी और कहने लगी, माँ, मुझे पता था कि आपके पास यह सब कुछ करने की कोई वजह जरूर होगी। मैंने अपनी जिंदगी में इतने सालों में आप में कोई बुराई नहीं देखी। अब मुझे आपकी वजह मालूम हो चुकी है। लेकिन माँ, मैं अपने पिता के किए हुए वादे को पूरा करना चाहती थी। तभी मेरा दामाद राज आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा, आंटी, समय बहुत आगे बढ़ चुका है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, सब लोग अच्छे हो चुके हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी है। वह अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। शायद उन्होंने जो आपके साथ किया, भगवान ने उनको उनके किए की सजा दी है। माँ को पैरालिसिस हो गया है, जिसकी वजह से वह न तो बोल सकती है और न ही हिल सकती हैं। डॉक्टर ने सिर्फ कुछ दिनों का ही समय दिया है। माँ की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप मेरे साथ चलिए और माँ को उनकी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए। शायद उनके जीवन में जो पल बचे हैं वे सुकून से जी सके। मेरी बेटी राज के साथ शादी कर चुकी थी। अब मेरे पास इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। मैं राज और डिम्पी के साथ राज के घर चली गई। जब वहां पहुंची तो राज की मां कावेरी बहुत ही बुरी हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा था। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे माफ़ी मांग रही हो। मैं उनके करीब गई और कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया कावेरी। अब हमारे बच्चे शादी कर चुके हैं, उन्हें आशीर्वाद दो। यह सुनकर कावेरी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह रोने लगी। अनुराग भाई साहब भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया, भाभी, जब से कावेरी की तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी
तभी से वह समझ गई थी कि उसने आपके साथ गलत किया है। भगवान उसे इसी चीज की सजा दे रहा है। वह आपसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसमें कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह आपके सामने आकर माफी मांग सके। इसलिए उसने कहा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो खुद रोशनी के घर जाकर उससे माफी मांगूंगी। लेकिन उसकी हालत ठीक होने की बजाय दिन ब दिन और भी बिगड़ती चली गई और वह आपसे माफी नहीं मांग सकी। जब एक दिन हमारे घर डिम्पी आई तो उसने सब कुछ बताया, तो मैंने खुद इन दोनों बच्चों की शादी करवा दी। हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें पता था कि आप कभी भी इन बच्चों की शादी के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा किया गया था। साथ ही मैं अपने दोस्त के वादे को भी पूरा करना चाहता था। अनुराग भाई साहब मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, भाभी मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी पत्नी को माफ़ कर दीजिए और साथ ही मेरे बच्चे को भी, जिन्होंने आपसे छुपकर शादी की। मेरी बेटी खुश थी, यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता था। मैंने अनुराग भाई साहब से कहा, अब जो हुआ सो हुआ, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कावेरी को माफ़ कर दिया। यह कहकर मैं अपने घर आ गई, लेकिन अगले ही दिन जो खबर आई उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। डिम्पी ने बताया कि कावेरी की मौत हो गई। कावेरी की मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब मेरी बेटी अपने ससुराल में रह रही हैं और बहुत खुश हैं। इसी तरह मेरे पति का सपना भी पूरा हो गया और कावेरी को उसके किए की सज़ा भी मिल गई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।